बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सेनेट इजलास में अरकान ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर में कहीं भी दहशतगर्दी हो उसकी मजम्मत करते हैं। पहलगाम वाकया भारत की सोची समझी साजिश है। भारतीय जमात को दुनिया ने कोई अहमियत नहीं दी। दूसरी जानिब नहरों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जारी है, जिसमें नई नहरें निकालने के मामले पर गौर होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, नहरों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो है जारी है। ये जो मामला है ये हल हो सकेगा, क्या नतीजा निकलेगा? बड़ा ये मेरे ख्याल से सेंसिटिव मामला है। जी। इसको देखते हैं कि क्या बात सामने आती है। साइन तो इस पर कर दिए थे जी। जरदारी साहब ने, लेकिन फिर उसके बाद सिंध में एहतजाज हुआ। उनका कहना यह है कि पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि उनके पास इख्तियार नहीं था, साइन कैसे हुए। बहरहाल ये उनकी तरफ से फिर 2 मई की शायद तारीख रखी गई थी, लेकिन आज फिर बुला लिया गया, तो कोई ना कोई इसका हल निकलना चाहिए। बहुत एहतजाज है सिंध में भी। और ये दूसरी जो बात है वो ये है कि इस तरह के मामला जो है वो बड़े सोच समझ के इनको जो है ना कि मतलब उन्होंने इल्ज़ामात लगे पंजाब हुकूमत पे, सिंध के, मतलब वो एक ऐसे ही एक मैन मेड क्राइसिस कर खड़ा हुआ। ज़ाहिर है एक ऐसा इशू है जिस पे सबको बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे और ये मामला हल हो जाना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा एक तूफ़ान खड़ा किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, प्याली में तूफ़ान खड़ा किया। तो ये आखिर था क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जो है वो तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, एक हफ़्ता 22 तारीख को वाक़या है, तो 28 गुजर गई, तो एक हफ़्ता गुजर गया इस वाक़े को। और पूरे मुल्क को, पूरे ख़ित्ते को इन्होंने एक हिजान का शिकार कर दिया और जंग के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। और अभी भी शायद जो इनकी तरफ से बातें आ रही हैं इनके मीडिया की तरफ से, तो उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं एक बहुत बड़ी जंग यहाँ पे छिड़ने वाली है, और यह छिड़ गई है, या पता नहीं कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी या क्या हो जाएगी। उस मुख्तलिफ सिनेरियोज भी डिस्कस हो गए हैं और इतने लाख आदमी उसमें मर जाएंगे और ये होगा। मीडिया देखें तो आप एक परेशान हिजान का शिकार हो जाएंगे। और आज सुबह के इजलास हुआ और बड़ा एक सनसनीखेज इजलास, और उसके बाद एक अहम फैसला हुआ। फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान के जो है वो टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स जो हैं उन पे पाबंदी आयद करके, इसको क्या नाम दे रहे होंगे, डिजिटल स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान पे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा अब इस पे क्या बात की, डिजिटल स्ट्राइक की गई है, ठीक है। और जनाब एक अजीब, वो आज पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, वो बढ़ की आत्माएं, उनकी गला थक गया एक हफ्ते से चिक के, वो अजीब एक तमाशा बनाया। मगर मसला ये है कि वो जो मैं कल बात कर रहा था ना कि धक्का किसने दिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को धक्का किसने दिया। एक कमाल की बात आपको बताऊं, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं कहा, पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये जो पतली गली है ना उनके लिए, अभी भी जो पतली गली निकलने की, कि मैंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया था, उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया कि जहां दहशतगर्द होंगे दुनिया में मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ये तो हम भी कहते हैं, ये तो सारी दुनिया, पूरा दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कहता है कि हम दहशतगर्द होंगे? तो पाकिस्तान का स्टांस है, सबसे बड़ा स्टांस है। लेकिन ये है कि धक्का किसने दिया? वो ना गांव वाले जमा हो गए। एक आदमी ने कहा, एक बच्चा गिर गया, वो है ना कुएं में बच्चा गिरा, वो एक आदमी ने, सब डर रहे थे कौन निकालेगा बच्चे को, कौन निकालेगा। एक आदमी ने कहा कि हटो, मतलब छलांग मारी, उसने बच्चे को निकाला। पूरे गांव ने नारे लगने शुरू हो गए इसके, उस आदमी की बहादुरी के। लोगों ने, क्या बहादुर आदमी है, जीदार आदमी है। जब मजमा इधर उधर हुआ तो उसने कहा, बात सुनो, सारी बातें अपनी जगह, मुझे बताओ धक्का किसने दिया था कुएं का? तो इनको धक्का किसने दिया था, असल बात ये है। अच्छा, दूसरे ये है कि जो गालिबन बात समझ में आती है, आज आपको पता है आज की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? एक हफ्ता पहले जो वहाँ पे जो जिन्होंने दहशतगर्दी की बकौल इनके, हम तो पाकिस्तान में तो एक तासुर है कि फॉल्स फ्लैग है, और ये खुद ब खुद तय हो रहा है, ये तय होता जाएगा कि फॉल्स फ्लैग है। ये मैंने कहा ना, कल भी कहा था कि कफन से मुर्दा मुंह खोल के फाड़ के बोलेगा।
उसकी वजह यह है कि आज एक हफ्ते बाद, आपको पता है क्या, एक हफ्ते के बाद इलाके को घेर लिया गया। इलाके के अंदर वो कई जगहों पर जो है वो अभी भी आतंकवादी मौजूद हैं, उनसे दो बदू मुकाबला हो रहा है, वो फंस गए हैं। 2-3 मौके ऐसे आए जहां आमना सामना हो गया, फिर निकल गए वो। अच्छा, मैं अब इन्हीं की स्टोरी बैक करता हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो इलाका इतना खतरनाक है कि वहां किसी को नहीं जाना चाहिए। वहां पर एक हफ्ते तक बकौल इनके आतंकवादी घूम रहे हैं, तो फिर तो वहां का रोकने किसी को नहीं करना चाहिए। वो तो बहुत खतरनाक इलाका है दुनिया का। उसको तो एक, मेरा ख्याल है कि यानी वो मैंने कल भी बात की थी ना, वहाँ पे तो बड़ी यानी दुनिया भर की जो काउंटर टेररिज्म फौजी हैं वो उतर के देखें भाई वहाँ क्या हो रहा है। एक इलाके में पता ही नहीं चल रहा, एक हफ्ते के बाद तक आतंकवादी घूम रहे हैं दरख्तों के पीछे। कोई दरख्त पे चढ़ जाता है, फिर नीचे उतर जाता है, फिर ये ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर कोई खच्चा पे चढ़ जाता है मेरी। और इसी चक्कर में इन्होंने वहाँ पे हजारों की तादाद में मकानात यानी गिरा दिए। ना सिर्फ ये कि अच्छा वो किन के गिरा दिए जी, जो मिल ही नहीं रहे, वो जिनकी शक्ल, वो जो शुरू में इन्होंने वो बनाए ना, वो जो पेंसिल से तस्वीरें बनाई थी मुश्तबा लोगों की, वो जो स्केचेस पहले दिन आए थे, उनसे जिस की शक्ल मिलती है, जिस आदमी की शक्ल मिलती है, उनके भी घर गिरा दिए, उनके जानने वालों के घर गिराते जा रहे हैं। और वहां पर जो है अब वो जैसे होता है ना, जो मैंने पहले कहा था कि ये नतन्याहू से मुतासिर कि वहां पर अब ये डेमोग्राफिक्स चेंज करने के लिए कि यहाँ ये था तो यहाँ दूसरे घर बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल आप देख के कि वहाँ पे जो मुसलमानों का घर है या कोई ऐसा शख्स भी जो कि इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसका घर भी गिरा दिया। जिससे सवाल पूछ लिया कि आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी भाई, उसका घर भी गिरा दो। अच्छा, उसके बाद तो वो एक पूरा जो है ना वहाँ पे एक इन्होंने ऐसा माहौल तारी कर दिया कि जिसके नतीजे में जो, अच्छा तुम बात करो, अच्छा तो नहीं, वो कांग्रेस पूरी गद्दार होके वो भी, अच्छा वो भी गायब, वो भी उन्होंने भी सब डरे सहमे हुए हैं कि पता नहीं कोई मारमूर ना दे, वो ममता बनर्जी आगे पीछे रहे। लेकिन ये कितने दिन चलेगा? आज को पता नहीं कोई 155वीं बार इन्होंने वो राफेल के मुआहदे का फिर ऐलान कर दिया सुबह। वो कितनी दफ़ा हो चुका है, वो बार थोड़े दिन बाद एक राफेल का मुआहदा हो गया फ्रांस के साथ, हो गया भाई, हो गया है ना। वो आपको पता है वहाँ क्या सूरत हाल है फ्रांस यूरोप के अंदर। एक तो ये कि बहुत अजीब सा है ये जो आज वहाँ पे एनर्जी का शटडाउन हुआ है पुर्तगाल में, स्पेन के बड़े इलाकों में। ये बड़ा एक वहाँ पे होता नहीं है इस तरह, इतने तवील और देर तक, कई घंटों तक के लिए वहाँ बिजली, टोटल ब्लैकआउट है वहाँ जो है उन इलाकों में। तो दोनों मुल्कों के बड़े खूबसूरत प्यारे मुल्क हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे वहाँ पे इतना बड़ा एक वहाँ पे एनर्जी शटडाउन है। वहाँ जो सूरत हाल है वहाँ पर वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, वो जो 150 बिलियन यूरोज़ का एक फ़ंड वहाँ बना था, उसके लिए वो तैयारी यूरोप के अंदर ये हो रही है कि आगे जाके अगर हम नेटो के अंदर मतलब वेपन्स को अपने लिए वो उन्होंने बनाना है। अब आगे हम अल्लाह ना करे कोई जंगें छिड़ें वहाँ पे उस खत्ते में, लेकिन ये कि वो यूरोप जो है अभी तक बात हो रही है वो ये हो रही है कि उन्होंने अपने लिए बाहर नहीं भेजना उन्होंने असला फ़िलहाल, और वो अपने ही मुल्क में जो है वो फ़ंड की प्रेसिडेंट मैक्रॉन और सारे जो केयर स्टेमर हैं बरतानवी आज़म, वो अपना वहाँ पे एक क्राइसिस क्रिएट है। तो ये बार इस दौरान जो है वो पुराने मुआहदे को रिपीट किए जा रहे हैं, राफेल, वो जिसके अंदर बड़े पैसों के स्कैंडल्स भी हैं उस मामले में, उसी को रिपीट किया जा रहा है और तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि फिर ये क्या था और फिर ये क्यों है और ये इसका मकसद क्या था और करना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे कोई मज़ीद जंग छेड़ना चाह रहे हैं, कोई बड़ी जंग छेड़ना चाह रहे हैं, कोई इसके नतीजे में मतलब अब वो कहते हैं ना बारे सबूत इनके ऊपर मुल्ज़िम पे आयद हो गया कि ये बताए कि भाई ये क्या चाहते हैं, क्योंकि ये दोबारा जा रहे हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वो दोबारा जा रहे हैं बिहार, फिर जलसे से खिताब करने जा रहे हैं, इंतखाबी जलसे से। और वहाँ पर जो एक इनका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं बिहार में, तो उसका ये इफ्तिताह करेंगे।
अगले चंद दिनों में, तो कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, उसका जिक्र है ही नहीं कि वो कुछ। अच्छा ये कहेंगे कि मैंने तो बात नहीं की थी, मैंने तो बात नहीं की थी, मैंने कब कहा था? मैं तो कहा था दहशतगर्द और होगा होगा कोई ये वो सारा, मैंने पाकिस्तान का नाम कब लिया था इस तरह की? क्योंकि अभी तक इनकी तरफ से कोई नाम नहीं आया। बस इकदाम हमने कर लिए, ऐसे हो गया, यूट्यूब चैनल बंद हो गई होगी, नाम इनकी तरफ से नहीं आया। मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता किसी भी शख्सियत के बारे में, लेकिन मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, चिकन आउट, ये चिकन आउट हो जाएंगे, चिकन आउट, ये लफ्ज़ मतलब है कि ना इस प्रोग्राम के हवाले से ये जो है ये किसी तरह से मुनासिब है, लेकिन मैंने कहा था कि क्योंकि इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं था कि चिकन आउट होंगे इसमें से। कराची ब्लॉकेट कर देंगे, ये करेंगे, ये करें ना। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो रेडीनेस है, और ये इनकी वजह से नहीं हो रहा, ये तो छोड़ दें, पाकिस्तान वैसे ही जिस टेररिज्म का शिकार है, चाहे वो बलूचिस्तान के मामलात हों या वो खैबर पख्तूनख्वा के हों या बाकी हों, उसमें पाकिस्तान ऑलरेडी हाई अलर्ट है। तो जिस जगह पे पाकिस्तान, अच्छा फिर उसके बाद पानी बह गया, लोग प्यासे मर गए हैं, पता नहीं लोग ये हो गया है, वो हो गया है, दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये पता नहीं इनको पागलों को कौन बताता है वहाँ पे, ये कौन से लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लाइफ इज़ नॉर्मल पाकिस्तान में चल रही है बिल्कुल। लोगों को इस बात का अंदेशा ज़रूर है कि कोई वहाँ से कोई हमाकंता हो, लेकिन ये लोग तैयार भी हैं, कौम तैयार है, कौम तैयार है, खट्टी है बिल्कुल। और अगर कोई मसला होगा तो उसको फेस करेंगे सारे मिलके। तो लेकिन इशू क्या था? ये आज जो है ये बीबीसी के भी मत्थे लग गए हैं, ये पाकिस्तानी चैनल्स भी बंद कर दिए, यानी कोई बात ही ना करें, इनसे पूछे ही ना कि सिक्योरिटी क्या थी। बस आपने कहना, ये पूछते हो कि सिक्योरिटी क्या थी, पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो तुम। ओ भाई ये क्या हो गया? तुम गद्दार हो, तुम पूछ रहे हो सिक्योरिटी कहाँ थी, तुम गद्दार हो भाई। वहां पे जो है वो कौन से दहशतगर्द आए थे, कहां से आए थे, ये सवाल पूछते हो, तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तान के एजेंट हो। वो कहते हैं ना मुख माफी, बिल्कुल फारिग हो गए ये। लेकिन ये है कि अब इस तरह की बौखलाहट में कोई अहमकाना हरकत ना करें। आज भी नहीं की इन्होंने, भाई ये कि एक डिजिटल स्ट्राइक करके इन्होंने चैनल्स वैनल्स बंद कर दिए, लेकिन ये क्या किया है हफ्ता, और हफ्ते के बाद आज आ रही है कि वो छुपे हुए हैं दरख्तों में, और वो जनाब उनकी तलाश हो रही है, और वो जनाब घेर लिया उनको, 2 दफ़ा सामने आ गए। इसका मकसद क्या था सारा? यहाँ तक तो जाना ज़रूरी है ना। और पाकिस्तान की तरफ से जो बात हुई थी कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं इस वाक़े की, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है। इस वाक़े की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसलिए ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, क्योंकि अगर तो इन्होंने अपने लोगों को खुद कत्ल किया है तो फिर एक बहुत बड़ा वाक़या जन्म लेता है, ठीक है। और उसको इन्होंने किसी ऐसे प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश की है जिस पे अमल दरामद ये नहीं कर पाए उसके बाद, तो फिर ये बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। और इसीलिए पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा किया है। वो किसी से करवा लें, वो रशिया से करवाएं, वो किसी अरब मुल्क के लोग आ जाएं, वो अमेरिका से करवा लें, किसी से करवाएं, तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किसी से करवा लें। मगर उस इलाके को, उस जगह को इन्होंने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि इतनी खतरनाक जगह है, वो टूरिस्ट स्पॉट बना रहे थे वहाँ, इतनी खतरनाक जगह है कि 1 हफ्ते बाद भी हमें नहीं वहाँ बंदा मिल रहा कोई, और घर गिरा रहे हैं वहाँ पे, और वो सारे भाग गए। अच्छा लोग जो हैं वो जिनके, अच्छा वो सामने भी नहीं लोग आ पा रहे क्योंकि उनको मार देंगे, जिंदा जला देंगे, या वो लिंचिंग कर देंगे दरख्तों पे। जो एक नया इनके यहाँ सिस्टम आया है पिछले चंद सालों में, लिंचिंग। आप तसव्वुर करें कि आज के दौर में ये लिंचिंग, मॉब आता है, बंदे को पकड़ लेता है, तुमने ये किया तुमने, और दरख्त पर टांग देता है। इस तरह का माहौल है। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें ज़ात पात का इशू भी है, उसमें बस जो भी इनके खिलाफ बात करे। तो ये जो मैंने पहले भी कहा था ना, 135 तरीके वहाँ चल रही हैं, तो ऐसे ही नहीं चल रही अब। और अब वो जोर खुद ब खुद उनके अंदर, क्योंकि हारमोनी नहीं लाना चाह रहे। या तो हारमोनी लाए ना, कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट करा रहे हो, कोई बात सवाल हो रहे हो, कोई भाई कैसे हुआ, कोई किसी किस्म का कोई डिस्कशन तो हो रहा हो ना, एक वाक़या पेश आया है। लेकिन अगर आप हर एक को गद्दारी के फतवे बांट रहे हो रियासत की सतह पे, और गद्दारी गद्दारी गद्दारी, और ये भी सारे के तो पता चला कतलेआम शुरू हो गया।
लोग ऑलरेडी लोगों को मार रहे हैं ना मुख्तलिफ रियासतों में। तो मुझे तो बहुत इस पर हैरत है। और दूसरी जो बात है, असल बात में भी इनका मीडिया देख रहा था, तो ये जो है फर्स्ट पोस्ट इनका बड़ा नशियाती अदारा है, तो 28 असल बात जो है ना वो अब आई है खुल के सामने। 28 US एक्सटेंड्स सपोर्ट फॉर इंडिया 28 बट शाइज अवे फ्रॉम ब्लेमिंग पाकिस्तान एज चाइना रिटेलिएट इस्लामाबाद। यानी इस्लामाबाद के साथ चाइना खड़ा हो गया, लेकिन अमेरिका ने हमारी हमायत करने से इनकार कर दिया। देखिए मैं आज से 5 साल से ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि अमेरिका इनके साथ नहीं आएगा, अमेरिका इनके साथ नहीं आएगा। और फिर उसके बाद इंडिया टुडे, चाइना बैक्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंट प्रोब डिमांड। अच्छा, चाइना ने सिर्फ ये कहा है कि आप जो हैं वो, मतलब चाइना ने जो बात की है ना, देखें चाइना ने जो बात की है वो चाइना ने सिर्फ ये कहा है कि सब दोनों रिस्ट्रेन करें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया 30 चाइना टाइम्स अप विद आयरन क्लेड फ्रंट पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, ये तो कर रहे हैं साथ साथ वो फर्स्ट पोर्ट वाला, देखें ना हमें अमेरिका ने छोड़ दिया, चाइना खड़ा है पाकिस्तान के साथ। ओ भाई, पूरी दुनिया खड़ी है इस मामले पे कि आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा के पता तो करवाएं कि किसने की है। पानी बंद कर दिया, ये हो गया, फलां हो गया, दिमाग, ये नहीं हर वो चीज़ जो नहीं पॉसिबल नहीं है। यानी VPN लगा के लोग यूट्यूब देखेंगे वहाँ पे, ये नहीं हर वो चीज़ जो पॉसिबल नहीं है। तो और हम अब वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, उससे कुछ बहुत बड़ा करेंगे, पता नहीं बहुत ही कुछ बड़ा करेंगे, पता नहीं क्या हो गया इनको। और बिहार में फिर जलसा हो रहा है, और जलसे में जाएंगे, तकरीर करेंगे वहाँ से, और उस दिन से नज़र नहीं आए। बस एक जलसा हुआ, ये गए भी नहीं वहाँ पे जो जहाँ पे वकूआ हुआ है, और उसके बाद वो बस एक मुलाकात हो रही है, दिल्ली में इजलास हो रहा है और उनकी ब्रीफिंग, और ये एक हंगामा पापा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता डेड डाउन हो जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा, ये पतली गली ये, और इससे आगे जाएंगे ना ज़रा सा तो इनको अंदाज़ा है कि क्या होगा। और इनको खुदा जाने किसने इनको ये पट्टी पढ़ा दी है, ये भी इनके दिमाग में बिठा दी है कि जो तालिबान हुकूमत है अफ़गानिस्तान की, वो इनको सपोर्ट करेगी। ये इनको पता नहीं, ये बिल्कुल जैसे अमरुल्ला साले को नहीं, सारे वो अमरुल्ला साले आएगा तो वो ये होगा तो वो होगा तो फलां होगा, और वहाँ पर एक एग्जाइल हुकूमत बनेगी और फलां करेंगे। तो अभी दलाई लामा जो है उनकी 90 साल के होने वाले हैं, तो वो उनका एक इशू अभी खड़ा होगा अगले कुछ अरसे में, उसका फैसला इन्होंने करना है। तो बहरहाल ये है कि लेकिन ये इशू अभी ख़त्म नहीं होगा, और इनका मतलब हम यहाँ पर भी हाई अलर्ट है सारा पाकिस्तान में, ऑलरेडी तो हाई अलर्ट है, उसके थोड़ा सा एक बार हमने और बढ़ा दिया कि मकाना हरकत ना करें, लेकिन ये कि मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और बाकी इन्होंने ये पानी जो वाटर वॉर छेड़ के ना पानी बंद करने वाला, इन्होंने पूरे खत्ते को जगा दी है। इनको पता है बहुत अच्छी तरह के इनके पानी के डिस्प्यूट्स के हैं। मैंने कल भी बात की थी कि इन्होंने दूसरों को बता दिया कि हम ही कर सकते हैं तो आप भी करें, क्योंकि हमने कर दिया तो कल को आप भी ब्रह्मपुत्रा को करें, कल को आप भी जाए, मतलब वो इशू इन्होंने खुद ही प्लेट पे रख के पेश कर दिया कि हम ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इतिसा रिवर पे, ये बांग्लादेश के साथ, ये बाकी ब्रह्मपुत्रा के साथ, बाकी जो दरिया निकले, आप सब कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक नया इस खत्ते में एक सेंसिटिव बात छेड़ दी। देखिए, तुर्की से निकलते हैं ना दजला फरात, तुर्की तसव्वुर कभी कर सकता है, कभी तसव्वुर कर सकता है कि वो किसी भी ऐसे मुल्क के साथ जिनका उनका तनाज़ हो वो वहाँ का पानी बंद करे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नेतन्याहू कर सकता है, नेतन्याहू कर सकता है ना कि गजा के अंदर जो इंसानों के लिए, बच्चों के लिए, मासूम लोगों के लिए जो खाना जा रहा है और पानी जा रहा है उसको रोक दे, ये नेतन्याहू कर सकता है। तो इशू ये है कि अब ये इससे ज़्यादा अब इंतज़ार किया जाए, मज़ीद इनको देखा जाए कि क्या करते हैं, मज़ीद वक्त इनके पर ज़ाया ना किया जाए, इनको कहते हैं इनके हाल पे छोड़ दिया जाए फ़िलहाल। देखा जाए मोदी सरकार को, और देखा जाए कि इंडिया के जो अवाम है और इंडिया के अवाम बाशऊर लोग जो है वो कैसे निपटते हैं इस टोले से, और बाकी जो दुनिया है वो किस तरह निपटती है। बड़े अहम दिन है ये, बड़े अहम दिन है। और उन दिनों के दरमियान ये इसने नरेंद्र मोदी साहब ने और इनके टोले ने कोई हमाकत की है, और क्या किया है ये मैं नहीं जानता। अच्छा, अपने मुंह से बात नहीं, जैसे चाइना का नाम नहीं लिया ना आज तक, अपने मुंह से इन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन ये कि बस वो कुछ हो रहा है, मैंने कब कहा था, ये नहीं बस कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैंने कब कहा था चाइना, मैंने कब कहा था पाकिस्तान, नहीं, इस तरह करके या तो ये खेल हो रहा है या कुछ और हो रहा है।
अच्छा, अब आम तरीन वाक़यात देखें। एक तो यह है कि एक जो सदा सदा का शहर है यमन में, जी। हज़ारों साल पुरानी एक तहजीब है यमन की। बहुत, वो वहाँ से शुरू करें ना, मलका सबा से जब जिक्र शुरू होता है यमन का, यमन पुरानी पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब है यमन की। तो वहाँ पर एक सदा का शहर है जो शुमाल मगरिब में है। अच्छा, ये जो सदा का शहर है, ये शहर जो है ये इसलिए अहम है वहाँ पर, इसकी तारीख़ी अहमियत भी है। और तारीख़ी अहमियत ये है कि ये इमाम याहिया हादी सही। का यहाँ पे मज़ार है। अच्छा, इमाम याहिया हादी वो हैं जिन्होंने हुतीज़ नहीं, हुतीज़ को अलग करते हैं, हुतीज़ तो बदरुद्दीन हुती के नाम से है ना, एक वो अलग है। ये इमाम जो याहिया हादी, इमाम याहिया हादी का मज़ार है। इमाम याहिया हादी जो हैं वो जो ज़ैदिया मसलक है उसके पहले इमाम है। सही। ज़ैदिया मसलक जो है उसके पहले इमाम है। और ये वहाँ पर आ गए थे, मदीना में इनकी जो है वो पैदाइश थी। उसके बाद ये यमन के इलाके में आ गए थे और ये उमैया दौर में, और फिर उसके बाद यहाँ पर रहे, फिर उसके बाद वापस चले गए, फिर आए और इनका जो है वो यहाँ पे इंतकाल हुआ। इनसे फिर वो जो ज़ैदिया मसलक है वो शुरू होता है। तो उनका मज़ार यहाँ पे है सही। सदा शहर में। इनके चचा जो हैं वो इनके साथ थे, मगर वो इस मसलक के नहीं थे, वो ज़ैदिया मसलक में नहीं थे। और इनके जो चचा थे, यानी थोड़ा सा ये बड़ी तारीख़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो इमाम याहिया हादी के जो चचा थे वो इनके साथ ट्रैवल करते रहे काफ़ी अरसे, और वो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो कि मेरा ख्याल बर सग़ीर की तारीख़ में या दुनिया की तारीख़ में कोई बताना, ये मोहम्मद बिन कासिम के भतीजे थे। सही। ठीक है। अब ये जो सदा शहर है ये तारीख़ी शहर है। आप देखें वहाँ पे मज़ार भी है, और ये वहाँ पर जनाब अमेरिका ने एक स्ट्राइक की हुतीज़ के ऊपर, क्योंकि वो इनका मुक़द्दस शहर भी है। और वो ज़ाहिर है कि वहाँ पे अब आप समझ लें कि ज़ैदिया और हुतीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन ज़ैदिया एक पुराना मसलक है। बदरुद्दीन हुती एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, लेकिन वो ज़्यादा इनके साथ मिल गए, तो ये कंबाइंड है। ज़ैदिया और हुतीज़ को इकट्ठा कहा जाता है, लेकिन ज़ैदिया एक पुराना मसलक है। और ये जो है ये बदरुद्दीन हुती अभी जो जब ये नॉर्थ यमन और साउथ यमन का, तो जो नॉर्दर्न यमन था वहाँ पे मूवमेंट खड़ी हुई थी। एनीवे, अच्छा, अब ये हुआ कि वहाँ पर स्ट्राइक की और स्ट्राइक कर दी, और वो स्ट्राइक जो है उसमें 68 कम से कम उसमें जो लोग हैं वो जहाँ बक हो गए सदा शहर में। सही। लेकिन वो लोग जो उसमें जहाँ बक हुए वो सारे के सारे एक जेल में थे, और जेल के ऊपर हमला कर दिया। यानी वो स्ट्राइक जो हुई है अमेरिका की, वो एक गलत जगह पे हो गई और जेल में हो गई। जेल में कैदी थे, और कैदी अफ्रीका से जो कैदी थे, यानी अफ्रीका से हज़ारों साल से यहाँ पे बहुत माइग्रेशन होती है अफ्रीका से, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। और अफ्रीका से जो है वो एरिट्रिया से, इथोपिया से, अगर वो हम मैप देखें तो बिल्कुल सामने एरिट्रिया, इथोपिया, ये बिल्कुल सामने ये इस तरफ आता है। और यहाँ पे ये सदा शहर है, तो ये जो है यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं और ये सारा इस तरफ आते हैं। ये अफ्रीका और जो सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है ये बड़ा तारीख़ी, एक इसकी बड़ी लंबी तारीख़ है इस पूरे रास्ते की। ठीक है, इस पूरे रास्ते की बड़ी तारीख़ है, बहुत बड़ी तारीख़ है। ये जो रास्ता है ना, जो अफ्रीका से जाता है सऊदी अरब, ठीक है, और इसकी तारीख़ ये है, मैं थोड़ी सी बता के ये तो खैर वाक़या ये इससे अलग, लेकिन इसकी तारीख़ ये है कि ये वो पानी है जिसको हम दरिया नाइल कहते हैं ना, तो नाइल नहीं, नाइल तो बात का, ये वो जगह है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
क्रॉस करके उस तरफ गए थे, सऊदी अरेबिया की तरफ। अच्छा, तो अब इशू ये है कि ये जो है ये यहाँ पे इन्होंने वो सदा पुराना अफ्रीका से लोग, एक तारीख़ यहाँ पे है, और वो यहाँ पर खैर ये जब खाना जंगी शुरू हुई तो बहुत सारे लोग आ गए। उसमें अब ये था कि जो अफ्रीका के अंदर भी एक खाना जंगी है काफ़ी, अरब स्प्रिंग के बाद और उससे आगे पीछे बहुत बहुत वहाँ पे जो है ना वो मामला बहुत ख़राब है। बल्कि आज मैं बड़ा खुश हो रहा था ये सुन के कि वो जो अब जन अब्दुल फताह बुरहान हैं उनकी मुलाकात हुई है इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट सीसी हैं उनके साथ, और तो वहाँ पर शायद स्टेबिलिटी आ जाए सूडान में इस तरह से कि जो अब्दुल फताह बुरहान है वो शायद ज़्यादा वहाँ पे, और हमीती साइड पे उनको कर दिया जाए, क्योंकि वो तो मतलब है कि कुछ कोशिश हो रही है काफ़ी मुल्कों की कि वो स्टेबिलिटी लेकर आएँ सूडान में और बाकी जगहों पे। अच्छा, और सूडान की एक बहुत अहमियत भी है, क्योंकि सूडान जो है वो ज़ाहिर है फिर इथोपिया और सूडान और दरमियान में जो मैंने कल भी बात की थी एक पूरा जो डैम बन रहा है और ऊपर जा रहा है, तो वो तो बनेगा सार अपनी जगह, लेकिन वो ये चूँकि एक साथ पड़े भी हुए हैं ना, अब्दुल फताह बुरहान और जो जनरल सीसी हैं, ये मतलब इन्होंने मिलिट्री के अंदर ये यानी एक ही जगह पर ये ट्रेनिंग वगैरह भी इनकी हुई है, तो ये उस वजह से इनकी दोस्ती भी है जाती। कमिंग बैक, अब ये जनाब हमला हो गया, इसमें ये लोग जान से चले गए, और इसकी अब तहकीकात कैसे होंगी, क्या होगा, तो ये बड़ा वाक़या पेश आया। दूसरा जो वाक़या पेश आया वो ये है कि जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की बैठे थे, ट्रंप और ज़ेलेंस्की वो जो कुर्सी डाल के बैठे थे पोप फ्रांसिस की मुलाकात के दौरान, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की तैयार हो गए हैं कि वो क्रीमिया को मान लें, वो क्रीमिया को मान लें, और इस बात पे भी वो तैयार हो गए हैं कि जो मिनरल्स की डील है वो इस हफ्ते साइन हो जाएगी, यानी अगले 1-2 दिन में साइन हो जाएगी मिनरल्स की। वो इस बात पे भी मान गए, इस बात पे मेरी क्रीमिया चला जाए, क्रीमिया को ले लें। लेकिन अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप एक कंडीशन ज़ेलेंस्की की मान गए, यानी एक तो ज़ेलेंस्की मान गए कि ठीक है क्रीमिया को दे दें, मिनरल्स भी ले जाएं, कि जो मिनरल्स की डील है वो पिछला जो पैसा है ना जो अमेरिका ने दिया था उसका ऑडिट फिलहाल नहीं होगा। वो जो 350 बिलियन है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि जल्दी हो, अब उसके बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो अभी उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा है कि बच्चे इस पे साइन करो डील पे, तो वो मान गए, क्रीमिया को मानो मान गए। लेकिन साथ ही जो सर्जेई लैवरोव हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी मामला जो है सिर्फ क्रीमिया का नहीं है, वो 4 दूसरे इलाके भी तस्लीम करने हैं अपने क्रीमिया के साथ, जो हम दिखाते रहते हैं। अगर एक दफ़ा फिर लोगों को मैप हम दिखा दें फिर ब्रेक पे जाने से पहले, तो वो बाकी इलाकों को भी आप तस्लीम करें, तो फिर जो है ये मामला सारा साइन होगा। लेकिन ये मामला गालिबन साइन होने जा रहा है, ये जो अचानक प्रेसिडेंट पुतिन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है 9 तारीख से जो स्टार्ट होगी, और उसके बाद वो रहेगी 72 घंटे। ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ ना, ये विक्ट्री डे है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि 9 मई को विक्ट्री डे आ रहा है, क्योंकि 9 मई 1945 को सोवियत फौज के सामने जर्मन नाजीज ने हथियार डाले थे। 1945 में 10 दिन पहले हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी, तो 9 मई को विक्ट्री डे आ रहा है। विक्ट्री डे पे सीज फायर, शायद परमानेंट सीज फायर हो जाए, शायद ये परमानेंट सीज फायर हो जाए, और उससे पहले मिनरल के ऊपर भी साइन हो जाए, और वो विक्ट्री डे जो है वो परमानेंट सीज फायर हो जाए। और उसमें शी जिनपिंग तो आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी आ जाऊं, उससे पहले ही विक्ट्री डे पे, ये भी बात है। और साथ ही जो है आप वक्फा ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि गालिब इम्कान है कि जंग नहीं होगी, लेकिन खतरा मौजूद है। खतरा मौजूद है बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब इनका देखें एक अगर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो कहाँ करेंगे, अभी तो तलाश हो रही है वहाँ पे जंगलों में, घाटियों में, वो उसी इलाके में तलाश हो रही है, तो सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ करेंगे, हमला कहाँ करेंगे? अभी तो उधर ही एक हफ्ता कितनी ख़तरनाक जगह है वो, और कितनी वहाँ पे दहशत गर्दी है, और कहते हैं ना वहाँ पे खुद मौजूद हैं लोग सारे, यानी वो वहीं के लोग हैं, उन्हीं के तभी तो घर गिरा रहे हैं। तो वहाँ पर एक ऐसी इंसर्जेंसी आ चुकी है मुसल्ला,
जो कि वो इलाका तो बहुत ख़तरनाक बन चुका है, और जहाँ एक हफ्ते तक लोग मौजूद हैं उस इलाके में। यानी वो कह रहे हैं कि जी कई जगहों पे हमने घेर लिया, 2 जगह वो फिर निकल गए, वो उधर ही हैं सारे। सही। तो वहाँ तो मुझे नहीं पता कि कैसे आगे ये कैसे चलाएंगे। यानी इन ग्रोन वहाँ पर अब एक मुसल्लह तहरीक जो है वो जन्म ले चुकी है। ये दुनिया को इन्होंने मैसेज दे दिया है। जी। तो अब ये कि स्ट्राइक, दहशतगर्द वहाँ है तो यहाँ क्या हमला, यहाँ क्या करेंगे? दहशतगर्द तो वहाँ तो पकड़ेंगे ना पहले, तो यहाँ क्या करेंगे? यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, चैनल बंद करो भाई, डिस्कस करें, आप बताएं लोगों को हुआ क्या है। एक हफ्ते तक आपसे लोग ही नहीं पकड़े गए, उधर ही घूम रहे हैं, फौज चॉपर और पता नहीं क्या खुदा जाने, और ये हो गया वो हो गया, कब आए पड़ा हुआ इन्होंने। लेकिन वो कैच 22, वो जोसेफ हेलर का नावल था ना, पिछली सदी का शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नावल था, उसमें ही फंस गए हैं जोसेफ हेलर। वो वर्ल्ड वॉर 2, वो पायलट, वो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कहानी कि वो कैसे वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, वो पूरे ज़बरदस्त सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नावल है कि आप करें तो कैसे करें, पहले काम को अंडू करना है, दूसरे को करें कैसे करें, फंस जाते हैं बीच में आप। तो वो कैच 22 में फंसे हुए हैं इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन उसको यकीनन दुनिया भी देख रही है, उनके अवाम भी देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो मैंने आपसे कहा ना कि इंपॉर्टेंट वाक़यात क्या हैं। एक तो ये है कि वो ज़ेलेंस्की से उन्होंने कहा कि क्रीमिया दे दो। सर्जेई लेवरोव जो है उन्होंने फिर आज एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ये जो है ये इसमें बाकी इलाके भी साथ शामिल होंगे। अब वो चले गए, इलाके वगैरह चले गए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बात कह दी गई कि पिछले पैसे का ऑडिट नहीं होगा, तुम उसको जल्दी साइन करो। तो इसी हफ्ते एक दो दिन में वो मिनरल डील साइन हो जाएगी। दूसरा जो एक बहुत मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और शुक्रिया अदा किया है उन्होंने किम जोंग उन का, किम जोंग उन जो कि शुमाली कोरिया के सदर हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है पब्लिकली। और पहले नॉर्थ कोरिया ने इस बात को, उनके मीडिया ने तस्लीम किया कि हमारी फ़ौज वहाँ पे मौजूद थी रशिया के साथ। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने उनका शुक्रिया अदा किया। इससे पहले अभी तक ये बात पता भी थी लेकिन नहीं भी पता थी, तो वो होता है ना। अच्छा, तो ये जो है इसको और उन्होंने कहा सेक्रेट मिशन पे मुकद्दस काम था, शुमाली कोरिया की तरफ से कहा गया कि ये मुकद्दस काम था कि हमारे लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे लड़ रहे थे, और प्रेसिडेंट पुतिन ने शुक्रिया अदा किया है नॉर्थ कोरिया का। और ये जो है ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि ये ताश को मैं कोट कर रहा हूँ 16, ये बात चीज़ें होती हैं जो बात बातें हिस्टोरिकल रहती हैं। 16 स्लाइड, ताश, पुतिन थैंक्स नॉर्थ कोरिया फॉर इट हेल्प इन लिबरेटिंग कहना। और यूक्रेन की पोस्ट भी बड़े, यूक्रेन का मीडिया भी बड़े तमीज़ से नाम ले रहा है। 18th सेक्रेट मिशन, किम जोंग उन ऑर्डर्स ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट टू रशिया। ठीक है, तो ये जो है ये अब यानी अब ये बात जो है ये कोई बड़ी बात नहीं रही, दुनिया के लिए बिल्कुल ठीक बात हो गई है। अच्छा, इसमें जो एक और जो अच्छा मैंने कहा ना, इस पूरे अरसे में बहुत से मुल्कों की गलत फहमियाँ ख़त्म हुई हैं, बहुत से मुल्कों की। एक तो ये है कि ये एक जो ईरान में बंदर अब्बास पे जो धमाका हुआ है, इसकी हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, और इसमें काफ़ी लोगों की के जहाँ बहक होने की इतला है, लेकिन वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक खुशाइन बात है वो ये है कि ईरान के जो सदर हैं उन्होंने दौरा किया है आज़रबाईजान का। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ये मैं यहाँ पे उनकी 7th जो हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन ईरान एंड 7 जो उनका सरकारी ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान बातचीत हुई है। और फिर मैं वहाँ का जो उनका देख रहा था, जो आज़रबाईजान की तरफ से एलामिया जारी हुए 8th, उन्होंने एक्सपेंडेड मीटिंग विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पेशेंजान के साथ मीटिंग हुई है, और ये बहुत अच्छा हुआ है कि ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, ये देखें तारीख़ के इश्यूज़ होते हैं ना बाज़ दफ़ा। आज़रबाईजान जो है वो ईरान का हिस्सा था, यानी पर्शिया का हिस्सा था, और जब जंग हुई रशिया के साथ 19वीं सदी में, तो जो इलाके चले गए
ईरान या उस ज़माने में पर्शिया के हाथ से, उनमें आर्मीनिया, अज़रबैजान ये इलाके थे। और फिर ये अज़रबैजान आज़ाद हो गया 1918 में, अज़रबैजान आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया 1918 से मेरे ख्याल से 1920 तक 2-3 साल आज़ाद रहा, लेकिन फिर सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया, सोवियत यूनियन का। और फिर इन्होंने अज़रबैजान, आर्मीनिया, इन्होंने सब ने अपनी आज़ादी ली जब सोवियत यूनियन टूटा। तो एक तारीख़ी तौर पे बहुत से आज़र जो ज़बान बोलने वाले हैं वो उस तरफ रहते हैं, बहुत से इधर बसते हैं, बहुत से लिए गलत फहमी, लेकिन वो ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये बहुत स्मूथ मेरा ख्याल से हिस्टोरिकल, मैंने कहा कई मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात दरमियान में बेहतर हुए। अच्छा, इसी दौरान सऊदी अरबिया के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान रब्ता हुआ, सदूर के दरमियान भी बात हो रही है, वो भी हो रहा है सारा, वो भी सारे मामला हो रहे हैं। और इसराइल वो नेतन्याहू वहाँ फंस गया क्योंकि नेतन्याहू ने वो डील तकरीबन तय हो गई है, तो वो कह रहा है कि नहीं 5 साल के लिए जो बात कर रहे हैं ना, हमास ने कहा 5 साल के लिए गैर मुसल्लह। इस दौरान तो वो ट्रायल शुरू हो गया उसका, नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया ये जंगी जराइम के, और उसमें वो कह रहा है कि नहीं 5 साल का अगर टाइम मिलेगा तो फिर तो ऐसे है कि ये सारे मुसल्लह हो जाएंगे, दोबारा मुसल्लह होकर आ जाएंगे, ये आर्म्स उठा लेंगे सारे और ये हो जाएंगे, तो हम हमास के 5 साल तो नहीं मुस्तकिल करो, वो मुस्तकिल कर देंगे। अभी तो ये कि इससे निकलना है, अभी तो ये है कि इससे यहाँ से निकलना है। तो इसी दौरान क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अब जल्दी, अभी डेट आ गई ना सामने मई की, मई में ये विक्ट्री, और उससे पहले पहले ये मिनरल डील, और उससे पहले पहले स्टीव वित्कॉफ को, वैसे कमाल पर्सनैलिटी स्टीव वित्कॉफ ने कमाल दिखाया है, और उससे पहले पहले ये जो है ये ओमान के अंदर मुज़ाकरात होंगे, और उसके साथ ही जो ये सीज़ फायर के ऊपर वो बिल्कुल तय हो गया था। लेकिन ये कि वो एक बात उनकी भी, वो कहेंगे चले भाई 5 साल के लिए को 10 साल कर दो, 20 साल के लिए मुताला, अभी तो मुआहदा तो करो ना। तो ये अरब प्लान तैयार हो रहा है और ये दुनिया जा रही है सुकून की तरफ। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि ये टोटल अब आइसोलेशन में चले गए हैं ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी टोटल आइसोलेट, ये कह रहे हैं दुनिया भर गले मिलती है, दुनिया भर इसलिए गले मिलती, इसलिए नहीं गले मिलती रही दुनिया, इसलिए गले मिलती रही है कि अमेरिका गले मिलता रहा है, तो दुनिया इसलिए गले मिलती रही है। जिस दिन अमेरिका को अमेरिका की तरफ से एक मैंने कहा ना कि वो साइड होगी, साइड ली जाएगी अमेरिका की तरफ से, और पता चलेगा मुल्कों को एक चाइना के साथ जंग चल रही है इनकी, तो कौन सा मुल्क, ये बिल्कुल चूंकि आइसोलेशन में ले गए हैं ना, तो इसलिए गुस्सा है। और गुस्से में इनको अचानक जो है वो पाकिस्तानी याद आ रहा है, और पाकिस्तानी याद आ जाता है, कभी वो मोहम्मद यूनुस याद आ जाते हैं इनको, कभी अब किस को याद करेंगे। तो मसला ये है कि इंडिया के लोग खुद बाशऊर हैं, वो सवाल उनको उठाने का हक़ है, दुनिया को सवाल उठाने का हक़ है, इन्वेस्टिगेट करें, पकड़ें और देखें कि जिन लोगों ने वहाँ पर अपने लोगों को अगर मारा है, दहशतगर्दी, देखें ना, ये आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कि आप कहें कि भाई हमारा मसला है, यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन की टीम आ जाए, यूनाइटेड नेशंस की टीम इंडिपेंडेंट आए और देखें कि दहशतगर्दी नहीं हम करेंगे। वो कौन सी पुलिस ही गायब है? यानी लोग ही वो पहला सवाल पूछेंगे ना, आपकी पुलिस किधर थी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज कहाँ थी, ये लोग कहाँ थे सारे, पहला सवाल तो ये पूछेंगे ना। तो वो अभी मिल ही नहीं रहे, तो पाकिस्तान पे क्या, वो तो उधर दहशतगर्द बकौल इनके, वो तो दरख्तों पे चढ़े हुए अभी तक, खच्चरों में घूम रहे हैं, तो पाकिस्तान पे क्या अटैक करना है जी। लेकिन ये कि बहरहाल हाई अलर्ट है पाकिस्तान जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान जी। डॉक्टर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।